आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो 2019 में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई थी। जी हाँ, और अभी वो इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी प्लेयर में से एक है। क्या आप जानते हैं मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अब हम सबको पता है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एफपीओ आ चुका है और इसमें मज़ेदार बात यह है कि जिस प्राइस पर अभी रुचि सोया ट्रेड कर रहा है उससे अराउंड 30 to 35% डिस्काउंट पर इसका एफपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ है। तो क्या हमने इस एफपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्लैरिस और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम रुचि सोया एफपीओ के बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि रुचि सोया का हिस्ट्री क्या था, कैसे ये कंपनी इंसॉल्वेंट हुई, कैसे इसका रिवाइवल हुआ और करंटली इस कंपनी के साथ में क्या चल रहा है। ये कंपनी के एफपीओ के डिटेल्स देखेंगे, इसके रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स देखेंगे और बहुत कुछ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए इस कंपनी के हिस्ट्री से पहले शुरुआत करते हैं। तो रुचि सोया ये इंदौर में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है 1986 में। अब ये जो कंपनी है ये लीडिंग एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक थी और नॉट ओनली एडिबल ऑयल, इसके अलावा ये सोया फूड बनाती थी, वनस्पति बनाती थी और बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। पर इसमें से ये पूरे वाइड वैरायटी में से इनका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता था? पाम ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग से और सोया चंक्स के मैन्युफैक्चरिंग से। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे थे टिल 2015। पर 2015 के बाद में टेबल्स टर्न हो गए, अनफॉर्चुनेट सेट ऑफ इवेंट्स होने लगे। पर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई? इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जो कंपनी रुचि सोया है ये अपने रॉ मटेरियल्स इंडोनेशिया से इंपोर्ट करती थी। अब इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल लाया, एक नया लॉ इम्पोज किया जिसमें जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे उस पर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लगेंगे। अब ये जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ थे इसके वजह से कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो बढ़ गया। ये पहला रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न क्या था कि कंपनी ने कैस्टर ऑयल के सेगमेंट में अपना पैसा डाला हुआ था और 2017 में ग्लोबली कैस्टर ऑयल के जो प्रोडक्शन था उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हमने देखा। इसके वजह से कंपनी का बहुत सारा पैसा डूब गया। थर्ड रीज़न था वो था कि क्योंकि ये कंपनी एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करती थी और एडिबल ऑयल के लिए आपको एक अच्छा कल्टीवेशन चाहिए होता है, अच्छे क्रॉप्स का कल्टीवेशन चाहिए होता है। बट इंडिया में कई सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर सूखा पड़ गया और कल्टीवेशन अच्छा नहीं हुआ, तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम था, प्राइसेस बढ़ गए। ये तो थी 3 चीज़ें जिसके वजह से कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए। इसके अलावा सेबी ने डिटेक्ट किया कि ये कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रही है इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में, इसके वजह से इनको बैन कर दिया गया। तो बाय दिस टाइम कंपनी डेट में थी, कंपनी के बैलेंस शीट पे लॉसेस थे और कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। अभी आप ही मुझे बताइए, अगर आपने किसी इंसान को पैसे दिए हो और आपको पता चले कि ये इंसान अभी इंसॉल्वेंट होने वाला है, इसके पास अभी पैसे नहीं रहने वाले, तो क्या आप इस सिचुएशन में उससे पैसे जाके वापस लेंगे? जी हाँ, आपका सबसे पहला मोटिव वही होगा कि आप वो पैसे फिर से रिकवर किए और करें। और यही किया इस कंपनी के क्रेडिटर्स ने। जो भी बैंक्स थे जिन्होंने इनको लोन दिया था वो उनके पास गए और उन्होंने बोला कि हमारे पैसे वापस दो। पर कंपनी इस मामले में इतनी सक्षम नहीं थी कि उनके पैसे वापस दे दिए जाए और इसीलिए ये केस गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। तो एनसीएलटी ने क्या डिक्लेयर किया कि ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है, इनके पास पैसे नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो क्रेडिटर्स का पैसा अभी वापस कैसे लिया जाए? क्या उनके एसेट्स बेच के पैसे लिए जाए? उससे अच्छा इन्होंने, जो एनसीएलटी है और क्रेडिटर्स है, उन्होंने सोचा कि ये कंपनी को एक दूसरी एफएमसीजी कंपनी को बेच देते हैं। तो बिडिंग हुई, 28 बिडर्स आए, 28 बिडर्स आए और उन्होंने इसके लिए बिडिंग की। अभी अदानी विल्मर और पतंजलि ये दोनों इसमें से सबसे हाईएस्ट बिडर्स में से एक थे। काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन था पर फाइनली पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया। अभी यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अभी क्योंकि पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया है, मतलब कि पतंजलि को रुचि सोया के जो भी डेट है वो वापस देने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स को पैसा वापस देना पड़ेगा। पर पतंजलि ने क्या किया कि इनको पैसे देने के अलावा उन्होंने उन्हीं क्रेडिटर्स से एक नया लोन लिया और कोलैटरल में रखे रुचि सोया के शेयर्स।
तो कंपनी तो अभी डी लिस्ट हो चुकी थी, डी लिस्ट हुई थी 332 रुपीज़ पे और री लिस्ट हुई 16.5 पे। तो जिन इन्वेस्टर्स के पास में डी लिस्टिंग के टाइम पे शेयर्स थे, उनकी वैल्यू री लिस्टिंग के टाइम पे 16.5 हो गई, विच इज़ अ कैपिटल डिडक्शन ऑफ 95%। पर रीलिस्ट होने के बाद में स्टॉक में चमत्कार जैसा हो गया। ये कंपनी 6 मंथ्स में इसका रैली हुआ 16.5 से 1519, विच इज़ अ रिटर्न ऑफ अराउंड 9000%। पर ये रिटर्न मिला किसको? क्या आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मिला? नहीं। अभी इसमें कहानी में आ गया है ट्विस्ट। अभी जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जो इस कंपनी में है वो है 98.90% का। पब्लिक के पास है सिर्फ 1.10% का शेयर। तो अभी सवाल ये आता है कि ये कंपनी एफपीओ ला क्यों रही है? ये कंपनी एफपीओ ला रही है क्योंकि सेबी के रूल्स के अनुसार जो भी कंपनी लिस्ट होती है उन्हें अपने लिस्टिंग के 1 ईयर के अंदर 10% का पब्लिक होल्डिंग रखना ज़रूरी है और 3 साल के अंदर 25% का पब्लिक होल्डिंग रखना मैंडेटरी हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ही एफपीओ आएगा उसके बाद में इनका रिवाइज्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अभी प्रमोटर होल्डिंग 98.90% का है वो हो जाएगा 80.82% का। पब्लिक होल्डिंग जो अभी 1.10% का है वो हो जाएगा 19.18% का। अभी जब से पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया है उसके बाद में पतंजलि ने रुचि सोया में काफ़ी सारे रीस्ट्रक्चरिंग किए। आज रुचि सोया के पास 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एक दिन में ये 11,000 टन का सीड क्रशिंग कैपेसिटी रखते हैं और ऊपर से क्योंकि पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना वास्ट है, इसका बेनिफिट रुचि सोया को भी हुआ। तो रुचि सोया के करंट बिजनेसेस क्या क्या है? सबसे पहला है कि ये लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज में से आता है इंडियन एडिबल ऑयल सेक्टर में। न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेसेस में भी ये काम कर रहा है, पैकेज फूड बेच रहा है, प्रोडक्शन एंड विंड एनर्जी में भी ये काम कर रहा है और पाम ऑयल प्लांटेशंस भी कर रहा है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल समरी की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। पिछले साल मार्च 2021 में इन्होंने टोटल सेल्स रिकॉर्ड किया था 16,319 करोड़ का। अगर हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे तो इसमें से 81.42% का रेवेन्यू आया था एडिबल ऑयल सेगमेंट में से और न्यूट्रास्यूटिकल्स, पैकेज फूड एंड प्लांटेशन ऑफ पाम ऑयल बिजनेस से आया था 19% का रेवेन्यू। अगर हम 2 साल का कंपैरिजन देखेंगे तो FY 2020 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था 13,118 करोड़, जबकि FY 2021 में इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ के हो गया था 16,319 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो ये बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, विच इज़ FY 2020 में हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 406 करोड़ एंड FY 2021 में वो बढ़ के हो गए 957 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे ये भी डबल हो गया है, दैट इज़ 3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2020 में एंड अभी 2021 में इसका ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया 6%। चलिए इस कंपनी के की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसमें काफ़ी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। ये कंपनी एडिबल ऑयल बनाती है जिसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 6% CAGR। न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड वेलनेस सेक्टर में काम करती है जिसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 20% CAGR एंड बिस्किट्स बनाती है जिसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 9% CAGR। इसके अलावा कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये बहुत ही वास्ट है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है दैट इज़ पतंजलि ग्रुप, ये लीडिंग FMCG प्लेयर है वेलनेस ओरिएंटेड सेगमेंट में। अगर हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो इनका जो रेवेन्यू आता है ये एक ही पर्टिकुलर मेजर रेवेन्यू आता है, ये एक पर्टिकुलर बिजनेस से आता है दैट इज़ एडिबल ऑयल। अगर फ्यूचर में एडिबल ऑयल के सेगमेंट में अगर हमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये कंपनी के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है। दूसरा आता है कि ये जो इनका जो रॉ मटेरियल है ये थर्ड पार्टी से आता है। जैसे ऑयल सीड्स, ऑयल बनाने के लिए ऑयल सीड्स जो लगते हैं वो बाहर थर्ड पार्टी से आता है। और अगर ऑयल सीड्स के जो कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आ गई तो अगर उसका डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इनका जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो सेक्टर है ऑयल रिफाइंड ऑयल का उसमें काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है। जैसे इमामी, मेरिको, अदानी, ये सब इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। चलिए अब FPO के डिटेल्स के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। FPO ऑलरेडी ओपन हो चुका है 24 मार्च को, क्लोज होगा 28 मार्च को। इसका इशू साइज है 4,300 करोड़। इसका प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड है 650, लोअर प्राइस बैंड है 615। मार्केट लॉट है इसका 21 शेयर्स का।
ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी ऑफर देख लेते हैं, मतलब ये कंपनी आपका पैसा लेकर कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी या किस पर्पस के लिए यूज़ करेगी। तो सबसे पहला पर्पस इन्होंने बताया है विच इज़ रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स अवेल बाय दी कंपनी। जो भी कंपनी के लोन्स है उससे वो रीपेमेंट करेगी। दूसरा आता है कि कंपनी के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो पैसा अक्यूमुलेट किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा। अभी फाइनली बात यह आती है कि रुचि सोया के एफपीओ में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इस एफपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस एफपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी हिट कीजिए सो दैट आप अगली बार कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।